अस्पृश्यों का दमन किस किस तरह से हुआ, चाहे वो चावदार आंदोलन हो, कालाराम मंदिर आंदोलन हो या कविता की घटना हो, और गांधी और पटेल, सरदार पटेल की भूमिका अजीबो गरीब क्यों रही। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। चलिए, ये लगातार अस्पृश्यों के विरोध की सीरीज चला रहा हूं और इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि किस किस तरह से दमन किया गया, किस किस तरह के हथकंडे अपनाए गए अस्पृश्यों के विद्रोह को कुचलने के लिए। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदुओं का विरोध सोचा समझा प्रतिरोध था। वे इस विद्रोह को हर हालत में दबा देना चाहते थे। इसके लिए वे कुछ भी करना चाहते थे, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। अस्पृश्यों के विद्रोह का जवाब हिंदुओं ने आक्रमण से दिया। अस्पृश्यों के इस विद्रोह का दमन हिंदुओं ने कितनी क्रूरता से दिया, इसके लिए दो एग्जाम्पल यहां पे डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि चावदार आंदोलन के बारे में, और यहां कोट करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल ने जो खबर छापी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल के हिसाब से जुलूस में अशांति का कोई चिन्ह नहीं था और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन 2 घंटे के बाद नगर के कुछ दुष्ट नेताओं ने यह गलत अफवाह उड़ा दी कि अस्पृश्य वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद इस पर डंडों से लैस दंगाइयों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शीघ्र ही भीड़ ने आक्रामक रवैया अपनाया। तुरंत ही समूचा नगर उपद्रवियों का उफनता सागर सा बन गया। लगता था जैसे वे दलित लोगों के खून के प्यासे हों। ये बॉम्बे क्रॉनिकल ने छापा था। डॉक्टर अंबेडकर आगे अब लिखते हैं कि दलित वर्ग के लोग जब महान आंदोलन के बाद अपने अपने घर लौटने से पहले खाना खा रहे थे, उस समय कुछ उपद्रवी लोग उनके किचन में घुस गए और वहां पे उन्होंने मारपीट की। वहां पे बहुत ही भयानक संग्राम छिड़ जाता, लेकिन दलित वर्ग के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। अतः बहुत ही गंभीर दंगा टल गया। जब उपद्रवियों को उत्तेजना का कोई बहाना नहीं मिला तो वो सड़क पर घूमने लगे और दलित वर्ग के इक्के दुक्के जो जत्थे जा रहे थे, लौट रहे थे, उनको पीटने लगे। वे जबरदस्ती दलित वर्ग के लोगों के घरों में घुस गए और उनसे जमकर उनकी पिटाई की। अनुमान है कि कुल मिलाकर दलित वर्गों के लोगों का रवैया प्रशंसनीय रहा, वहीं उच्च वर्गों का रवैया अशोभनीय था। दलित वर्ग के एकत्रित लोगों की संख्या सवर्णों की संख्या से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अस्पृश्य नेताओं का उद्देश्य था कि हर काम नितांत संवैधानिक तरीके से और अहिंसात्मक ढंग से हो। अतः उन्होंने प्रयास किया कि दलित वर्गों के लोगों की ओर से कोई आक्रमण न हो। इसके लिए दलित वर्गों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। भले ही उनके सामने उत्तेजना का पहाड़ था, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। महार आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च वर्ग नहीं चाहते कि सार्वजनिक संस्थाओं से भी अस्पृश्य पानी ले, उनको प्राइमरी सिटीजन्स राइट मिले, उसके भी खिलाफ सवर्ण हिंदू थे। इसके बाद बताते हैं कि वहां के सवर्ण हिंदुओं ने भिन्न भिन्न गांवों में उन्होंने भेजा संदेश कि जब यहां से अस्पृश्य अपने अपने गांव को लौटे तो उनको दंडित किया जाए, और इस आदेश के अनुसार कई जगह दलितों पर, महारों पर हमला किया गया। अब गांव में दलितों के लिए घाटे की बात यह थी कि उनकी संख्या बहुत कम है, न के बराबर है। दलित वर्ग के नेताओं ने अधिकारियों से सुरक्षा की अपील की और जिला पुलिस अधीक्षक समेत जिला अधिकारी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट 2 घंटे तक हाथ पर हाथ रख कर न बैठा होता तो संभव था कि दंगे की नौबत नहीं आती। इसी तरह कालाराम मंदिर जो आंदोलन हुआ था, वहां भी अस्पृश्यों पर हमले किए गए थे। लेकिन सबसे लेटेस्ट उदाहरण देते हैं 1935 का, और बंबई प्रेसिडेंसी के अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका में
एक कविता गांव है, और उसका उदाहरण देते हैं और लिखते हैं कि बंबई सरकार ने आदेश जारी किया कि सार्वजनिक स्कूलों में अस्पृश्यों के बच्चों को दाखिल किया जाए। और इसके बारे में समाचार है कि 8 अगस्त 1935 को कविता गांव के अस्पृश्यों ने 4 बच्चों को लेकर दाखिला करने स्कूल गए। इसे देखने के लिए सवर्णों का चारों तरफ जमा हो गया, हुजूम लगा हुआ था देखने के लिए अस्पृश्य के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नामांकन हो गया, उस समय तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन सवर्णों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया, और यह सोचकर कि अछूत बच्चे के साथ मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको छूत लग जाएगी, तो सवर्णों ने वहां से निकाल लिया अपने बच्चों को। उसके बाद कुछ समय बाद एक ब्राह्मण ने अस्पृश्यों पर हमला किया, और 12 अगस्त को अस्पृश्य लोग उस ब्राह्मण के खिलाफ मजिस्ट्रेट की कचहरी में फौजदारी मुकदमा लिखवाने के लिए धोलका पहुंचे। जब गांव के सवर्णों को, हिंदुओं को पता चला कि अस्पृश्य के बालिग लोग गांव में नहीं हैं, तो उन्होंने अस्पृश्यों के घरों पर हमला बोल दिया। वे डंडों, भालों और तलवारों से लैस थे, और आक्रमणकारियों में महिलाएं भी थी। उन्होंने अस्पृश्य बूढ़ों और औरतों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ तो जंगल भाग गए, लेकिन कुछ लोग घर में चिटकिनी लगाकर अंदर बंद हो गए। इन हमलावरों ने गुस्सा उन अस्पृश्यों पर उतारा जिनके बारे में यह शक था कि उन्होंने गांव में स्कूल में बच्चों को भर्ती कराने की अगुवाई की थी। वे दरवाजे तोड़कर उनके घर के अंदर घुस गए, और जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने उनके मकान तोड़ दिए। अस्पृश्यों को मारा पीटा गया था, वे आतंकित थे। तो जब सवर्णों को यह पता लगा कि जो अस्पृश्य धोलका गए हुए हैं वो तो रात के समय लौटेंगे ही, इसलिए सवर्णों का एक पूरा झुंड हथियारों से लैस होकर गांव के बाहर जाकर झाड़ियों में बैठ गया कि जब वहां से अस्पृश्य लौटेंगे तो उनकी पिटाई करेंगे। एक अस्पृश्य बूढ़ी महिला को इस बात का पता लगा। वो चुपके से रात के अंधेरे में गांव से बाहर चली गई, और जब अस्पृश्य लौट रहे थे तो उनको इस बात की सूचना दी कि अगर आप लौटेंगे तो आपके ऊपर हमले हो सकते हैं और आपकी जान जा सकती है। लेकिन उन लोगों ने इस अस्पृश्य वृद्ध महिला की बात यह कहकर अनसुना कर दिया कि उनकी गैर हाजिरी में तो सवर्ण हिंदू उनके बच्चों और बूढ़ों पर और हमला करेंगे, लेकिन भय यह भी था कि वे गांव में गए तो उन पर हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि मध्य रात्रि तक वो गांव के बाहर खेतों में प्रतीक्षा करेंगे। इधर सवर्ण हिंदू घात लगाए बैठे हुए थे। जब बहुत देर तक जब नहीं कोई लौटे तो ये लोग चले गए। 3 बजे रात में ये अस्पृश्य लोग अपने घर पहुंचे, और वाकई अगर उस समय वो हत्थे चढ़ जाते अगर सवर्णों के तो कत्लेआम भी उनका हो सकता था। तो 3 बजे घर लौटे, और सुबह होने से पहले परिवार के साथ वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए, और वहां जाकर उन्होंने हरिजन सेवक संघ के मंत्री को सूचना दी। यह वही संस्था है जिसे गांधी ने अस्पृश्यों के कल्याण के लिए स्थापित की है। लेकिन मंत्री लाचार था। सवर्ण हिंदुओं ने न केवल मारपीट की, बल्कि उन्होंने ऐसी साजिश भी की कि अस्पृश्यों का जीना दूभर हो जाए। मजदूरी पर रखने से इनकार कर दिया, उनको खाने का सामान बेचने से इनकार कर दिया। वे अस्पृश्यों को मवेशी चराने से रोकने लग गए, और जब तब मौका मिलता अस्पृश्य औरतों और आदमियों को मारने पीटने लगते थे। यही नहीं, अपने उन्माद में सवर्ण हिंदुओं ने उस कुएं में मिट्टी का तेल डाल दिया जिससे अस्पृश्य अपना पानी लेते थे। उन्होंने कई दिनों तक ऐसा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि गांव के अस्पृश्य पानी के लिए तरस गए, और जब नौबत यहां तक पहुंच गई तब उन्होंने मुकदमा किया। 17 अक्टूबर को मुकदमा किया। यह मुकदमा सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ दायर किया गया था। लेकिन गांधी और वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अजीब थी। गांधी ये पूरी घटना जानते थे कि किस तरह दलितों अस्पृश्यों को मारा पीटा गया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सलाह देना काफी समझा कि अस्पृश्य गांव छोड़ दें। उन्होंने इतना भी सुझाव नहीं दिया
कि उपद्रवियों को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाए। उनके सहयोगी वल्लभ भाई पटेल की भूमिका तो और भी विचित्र रही। वह सवर्ण हिंदुओं को समझाने लग गए कि अस्पृश्यों पर जुल्म न करें, लेकिन सवर्णों ने उनकी एक न सुनी। फिर भी इन्हीं महाशय यानी पटेल ने अस्पृश्यों की इस बात का विरोध किया कि सवर्ण हिंदुओं पर मुकदमा दायर किया जाए, अदालत से उन्हें सजा दिलवाई जाए। उनके विरोध की परवाह न करते हुए अस्पृश्यों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अंततः श्री पटेल ने अस्पृश्यों को विवश किया कि वे सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लें। उन्होंने एक प्रकार से वायदे का नाटक रचा कि हिंदू छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह एक ऐसा वायदा था जिसे अस्पृश्य कभी लागू नहीं करवा सकते थे। नतीजा यह हुआ कि अस्पृश्यों ने अत्याचार सहा और उन पर अत्याचार करने वाले लोग श्री गांधी के मित्र वल्लभ भाई पटेल की मदद से बचकर साफ निकल गए। वॉल्यूम नंबर 10 चाहिए और पेज नंबर आप 157 से लेके 61 तक आप देख सकते हैं इस पूरे एपिसोड के बारे में। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और घर घर पहुंचाइए, क्योंकि ये कथा नहीं है, ये ऑथेंटिक स्रोत पर आधारित है। चाहे तो मेंबरशिप भी अम्बेडकरनामा का ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया। जय भीम।